तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आपको अपडेट करा दें कि भारत में इस समय कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस समय कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 1,18,226। वहीं 3,584 लोगों की इस महामारी से भारत में मौत हो चुकी है। वहीं 48,553 लोग इस महामारी से भारत में ठीक हो चुके हैं। तो ये काफी बड़ा संक्रमण तेजी से भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन और महामारी के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान से हुई तबाही का लेंगे हेलीकॉप्टर की यात्रा से जायजा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए इलाकों का दौरा करेंगे। अगर मौसम अनुकूल रहा तो कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल भी जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन होने के बाद पहली बार दिल्ली से बाहर किसी प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे। तो ये काफी बड़ा अपडेट आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ईरान की इजराइल को खुली धमकी, कहा जो देश इससे युद्ध करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान एक बार फिर से युद्ध को लेकर चर्चा में है। पिछले दिनों ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हुए थे, लेकिन अब ईरान ने इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा कि जो भी देश इजराइल से युद्ध करेगा वह उसका समर्थन करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनोई ने बुधवार को इस बात को कहा है। वहीं इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मायावती का बड़ा ऐलान, कांग्रेस या बीजेपी से मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे गठबंधन, सभी 24 सीटों पर उतारेंगे अपने प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में सभी सीटों पर वह अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वह किसी भी कांग्रेस या बीजेपी पार्टी से मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं करेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 24 विधायकों ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार यानी बीजेपी सरकार बनी थी और ये 24 सीटें अभी तक खाली हैं। इन पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर आज मायावती ने ऐलान किया है कि अब हम जो है किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और 24 की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये काफी बड़ा ऐलान है मायावती का, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने जो है चुनाव की तिथि का ऐलान नहीं किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, विपक्षी पार्टियों की बैठक आज सोनिया गांधी करेंगी अध्यक्षता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में आज विपक्षी पार्टियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक होगी, जिसमें कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों एवं आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसमें 17 राजनीतिक पार्टियां बैठक में शामिल होंगी। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अब तक बैठक में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। वहीं आपको बता दें कि इसमें ममता और उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। वहीं इस बैठक के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को विपक्षी पार्टियां आज घेरेंगी। वहीं देखते हैं कि आज इस बैठक में क्या चर्चा होती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन के बीच देवबंद बरेली से आया पैगाम, ईद पर मस्जिद न जा सके तो घर पर पढ़ें ये नमाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईद की नमाज को लेकर पूरे देश में कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की मोदी सरकार ने इजाजत नहीं दी है। इसी बीच ईद भी पड़ रही है और ईद पर मुसलमान देश के कयास लगा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ईद पर नमाज पढ़ने की इजाजत देगी या नहीं। इसी को लेकर अब जो है दारुल उलूम देवबंद और अहले सुन्नत बरेली शरीफ ने फतवा जारी करके पैगाम दिया है देश के मुसलमानों को कि हालात के हिसाब से ईद की नमाज अदा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद की नमाज पढ़े जाने से जुड़ी एक याचिका को यह कहकर कल वापस कर दिया था कि पहले सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जाइए फिर कोर्ट में आइए। चाहे दोस्तों, आपको बता दें कि ईद की नमाज को लेकर आ रहे तमाम सवालों का जवाब देते हुए अहले सुन्नत बरेली शरीफ से मोहम्मद तौफीक रजा खान का कहना है कि अगर ईद की नमाज पढ़ने की मोदी सरकार की तरफ से अनुमति ना मिले तो घरों में 4 रकअत
शस्ता की नमाज अदा करें। ये नमाज शहर में कहीं भी ईद की नमाज होने के बाद सुबह 9 बजे से पढ़ी जा सकती है। वैसे तो जो ईद की नमाज का वक्त है वही लॉकडाउन में छूट का भी वक्त है, इसीलिए हर शहर के लोग प्रशासन से लॉकडाउन में नमाज पढ़ने की अनुमति लें। ऐसा ना होने पर कुछ लोग जिन्हें पहले से अनुमति है वो मस्जिद और ईदगाह में नमाज अदा करें। ईद वाले दिन ईद की तैयारी वैसे ही करें जैसे करते आए हैं। घरों में वही त्योहार का माहौल बनाए रखें। सदका, फितरा और ज़कात खूब अता करें। ज़रूरतमंदों, गरीबों और मिस्किनों की मदद करें। मस्जिदों के इमाम और मस्जिद की भी मदद करें। तो ये काफ़ी बड़ा बयान आया है बरेली शरीफ से मुसलमानों को लेकर ईद पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में FIR दर्ज। PM केयर फंड से जुड़ा है मामला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा में एक FIR दर्ज की गई है। सोनिया गांधी के खिलाफ ये FIR कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हुए ट्वीट के लेकर की गई है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से 11 मई को PM केयर फंड पर एक ट्वीट किया गया था। वहीं इस ट्वीट में केंद्र की मोदी सरकार से पूछा गया था कि केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश की जनता को बताए कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड जो बनाया गया है इसमें अब तक कितना पैसा आया है और केंद्र की मोदी सरकार ने इस PM केयर फंड से कितना पैसा निकाल कर किस चीज के लिए खर्च किया है वो पूरे देश की जनता को बताए। ये जो है कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी। अब इसी को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है कर्नाटक में। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या सुनवाई होती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली हिंसा के आरोपी कोर्ट ने ताहिर हुसैन की तिहाड़ जेल से मंडौली जेल में स्थानांतरित किए जाने वाली याचिका की खारिज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें कहा गया था कि तिहाड़ जेल में हुसैन की जान का खतरा है, इसलिए उसे मंडौली जेल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हुसैन को उत्तर पूर्वी दिल्ली में CAA के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हुए दंगे के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनको जो है तिहाड़ जेल में डाला गया है। लेकिन तिहाड़ जेल में उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था और कहा था कि मुझे मंडौली जेल में भेज दिया जाए, यानी ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसके बाद अब कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो योगी सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी का महाअभियान। 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता फेसबुक लाइव से श्रमिकों की उठाएंगे आवाज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये काफी बड़ा फैसला प्रियंका गांधी ने लिया है कि अब 50,000 कार्यकर्ता फेसबुक पर लाइव होकर श्रमिकों की आवाज को उठाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर 1000 बसों की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस ने गुरुवार दोपहर सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से जारी संदेश में कहा गया है कि दोपहर 1 बजे से 50,000 कार्यकर्ता फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रमिकों की आवाज उठाएंगे और राज्य में योगी सरकार के दमन का विरोध करेंगे। ये राजीव गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बता दें कि 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। तो ये कांग्रेस ने काफी बड़ा कदम उठाया है योगी सरकार के खिलाफ कि फेसबुक लाइव से अब पूरे देश के श्रमिक मजदूरों के लिए कांग्रेस उठाएगी आवाज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 में कमलनाथ सरकार गिराने वाले विधायक होंगे भाजपा टिकट के दावेदार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है बड़ी घोषणा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद अब उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सितंबर 2020 में उपचुनाव हो सकते हैं। इसमें भाजपा उन विधायकों को टिकट देने जा रही है जिन्होंने मार्च 2020 में इस्तीफा देकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर जो है कमलनाथ की सरकार गिराई थी। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के अनुसार इस्तीफा देने वाले विधायक अब मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 में टिकट के प्रमुख दावेदार होंगे। उन्होंने कमलनाथ सरकार को गिराने में बड़ा त्याग किया था और उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर BJP को ज्वाइन किया था और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई थी। वहीं आपको बता दें कि अब देखते हैं कि 20 सीटों पर चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं कि इनमें BJP कितनी सीटें जीतती है और जो है कांग्रेस कितनी जीतती है, फिर भी जो है सत्ता की खींचातानी रहेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजीव गांधी की इस तस्वीर को शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा कि एक सच्चे देशभक्त, उदार और परोपकारी पिता के पुत्र होने पर मुझे गर्व। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट कर लिखा कि एक सच्चे देशभक्त,
उदार और परोपकारी पिता के पुत्र होने पर मुझे गर्व है। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव जी ने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। अपनी दूरदर्शी से देश के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जरूरी कदम उठाए। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं स्नेह और कृतज्ञता से उन्हें सादर नमन करता हूं। राहुल गांधी ने इसके साथ ही राजीव गांधी की एक तस्वीर भी शेयर की है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। जो बात सही कहा, मैंने भी बैठकर यहाँ पर देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक